वेलकम टू बियॉन्ड द ब्लू चैट। बियॉन्ड द ब्लू चैट में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ है अदिति झा, जो सोशल वर्क है और मेरी दोस्त भी है। वेलकम अदिति। थैंक यू गोपिका सो मच कि आपने इस प्लेटफॉर्म के जरिए मुझे इनवाइट किया एंड यू गिव अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू कम एंड शेयर माय एक्सपीरियंस विद यू एंड इट इज सो वंडरफुल टू सी यू। बहुत अच्छा लग रहा है आपको इतने टाइम के बाद मिलने के लिए। अनफॉर्चुनेटली हम जूम के थ्रू मिल रहे हैं बट स्टिल इट फील्स सो सेम दैट जब मैं आपको ऑफलाइन मिला करती थी। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू अदिति। तो अदिति के बारे में थोड़ा सा, अदिति झा ने उनकी सोशल वर्क में मास्टर्स किया है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज से, और उन्होंने डिसेबिलिटी स्टडीज और एक्शन में स्पेशलाइज किया है। वो अभी उम्मीद चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर में काम करती है, जो एक मुंबई में एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो डिसेबिलिटीज के साथ जो बच्चे हैं उनके साथ काम करते हैं। और अदिति उम्मीद में 9 साल से उन्होंने काम किया है, और उन्हें बहुत ही पसंद है कि जिन बच्चों को डिसेबिलिटीज है उनके केयर गिवर्स, उनके माता पिता, उनके जो देखभाल करने वाले, उनके साथ काम करना उन्हें बहुत पसंद है। और उनके जो राइट्स है, उनके अधिकार है, उनके लिए एडवोकेट करना और उन्हें एम्पावर करना उन्हें बहुत बहुत पसंद है, और उससे ही उनके बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो अदिति, मुझे आपको पूछना है कि क्या पहले तो जिन बच्चों को डिसेबिलिटीज है उनके अधिकार है, यानी डू दे एक्चुअली हैव राइट्स, और अगर है तो क्या है ये अधिकार? राइट, थैंक यू गोपिका। सबसे पहले कि आपने मेरा इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। और जैसे कि आप जो प्रश्न मुझे पूछ रहे हैं कि चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी उनके कोई अधिकार है कि भी नहीं, और मैं बस यहाँ पे ये बोलना चाहूंगी दैट ये अलग अलग जगहों से और अलग अलग तरीके से ये राइट्स जिसकी हम बात करते हैं ये डिफाइन एक अलग तरीके से करता है कि हम और आप या मैं या आप कैसे इसको डिफाइन करते हैं। मैं बस इतना बोलना चाहूंगी गोपिका कि ये जो अधिकार की जब हम बात करते हैं फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, मैं बस ये बोलना चाहूंगी कि ये क्यों अलग है बाकी बच्चों से। जैसे बाकी बच्चों के हक होते हैं कि वो स्कूल तो डेफिनेटली जाते हैं क्योंकि पढ़ाई सबके लिए जरूरी है, शिक्षा सबके लिए उनका हक है, लेकिन उसी के साथ साथ सभी बच्चे खेल कूद में शामिल होते हैं, स्पोर्ट्स में शामिल होते हैं, अपने परिवारों के साथ उनके फैमिली फंक्शन अटेंड करते हैं, मॉल में जाते हैं, पब्लिक स्पेसेस को यूज करते हैं। तो जिस तरीके से हर बच्चे का या मेरा या आपका जो हक है वो हक चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी के लिए क्यों अलग है, या क्यों हम इस मुद्दे पे इतना स्ट्रेस करते हैं, क्योंकि शायद हमें लगता है कि उनके कोई हक नहीं है, वो कैसे ये करेंगे, वो कैसे बाहर जाएंगे, वो कैसे पढ़ाई करेंगे, उनके लिए कुछ अलग से करना पड़ेगा। So I feel it's not different for all the children. It is the perspective that we have made it so different, and we are stressing so much today on specific rights for children with developmental disability. पर मुझे लगता है it is all the same. हर बच्चे का हक है कि उसे वो हर चीजें मिले, उसे वो हर चीज को एक्सेस करने का सपोर्ट मिले जो हर किसी के पास होता है। सो जो राइट्स मेरे लिए है वो राइट्स आपके लिए भी एक होने चाहिए, और सेम goes with children and their families who have children with developmental disabilities. So अगर मैं इसको एक सरल भाषा में और सरल आंसर में जवाब दूं तो yes, children with developmental disabilities के भी हक है, उनका भी अधिकार है कि वो सारी सुविधाएं और सारे सपोर्ट उसी तरीके से प्राप्त कर सके या ले सके जैसे हम में से कोई भी कर पाता है आसानी से। थैंक यू अदिति। एंड आई थिंक ये जो पॉइंट आपने बोला वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि क्यों उन जिन बच्चों को डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज हो या जो भी डिसेबिलिटीज हो उनकी राइट्स क्यों नहीं है, क्यों नहीं हो। ऑफ कोर्स वो दूसरे बच्चों की तरह ही है। यस, उन्हें डिसेबिलिटीज हैं, पर उनके अधिकार वो ही है जो दूसरे बच्चों के हैं। पर हम जो देखते हैं रियलिटी कुछ अलग है, राइट। ये जो है कि उन्हें पेपर पे जो है कि राइट्स हैं, अधिकार दिए गए हैं। अभी आप मुझे बताइए कि इनके जो पेरेंट्स हैं, ये हमें पता है कि जो टिपिकली डेवलपिंग बच्चे हैं, तो फॉर एग्जांपल मेरा एग्जांपल लीजिए। मेरी एक टिपिकल डेवलपिंग बच्ची है और एक वीर है जिसे ऑटिज्म है। अभी ये दोनों मेरे ही बच्चे हैं। जो
उनके राइट्स है वो सेम है, ओके। पर जो मेरी बेटी को जो राइट्स है वो शायद ऑटोमेटिकली उन्हें मिल जाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल स्कूल जाने का राइट, तो हमने सोचा भी नहीं है कि अच्छा वो तो स्कूल जाएगी, यानी ऑटोमेटिकली हो जाता है उनका। जो टिपिकली डेवलपिंग बच्चे हैं वो ऑटोमेटिकली शायद स्कूल चले जाएं, जो भी स्कूल हो, छोटी सी स्कूल हो, बड़ी सी स्कूल हो, म्यूनिसिपल स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, जो भी है, राइट। जिन बच्चों को डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज है, और ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, आपने तो बहुत बार देखा है सोशल वर्कर होने के हिसाब से, कि जो जिन बच्चों को डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज हैं उनकी जो राइट्स हैं उन्हें अवेल करना, वो अधिकार मिलना काफी एक्चुअल प्रैक्टिस में थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो हमारी सिस्टम है वो सेटअप नहीं है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि एक तो ये उनके, और दूसरी बात है कि वो अपने लिए एडवोकेट नहीं कर सकते हैं, कई बार वो अपने लिए बोल नहीं सकते हैं, काफी बार इन बच्चों ये बच्चे। तो जो पेरेंट्स है, उनके जो पेरेंट्स है, उनके उनके राइट्स क्या है, और क्या वो जानते भी हैं कि उनके ये राइट्स है कि हर बच्चा स्कूल जाएगा, हर बच्चे को एट स्टैंडर्ड तक एजुकेशन का राइट है, हर और ये राइट टू एजुकेशन एक्ट, आई नो आपने बहुत बार मुझे बताया है, राइट टू एजुकेशन एक्ट के दौरान ये बच्चे एक्चुअली स्कूल जा सकते हैं, और स्कूल का एक्चुअली स्कूल का ये हाँ, ये उन्हें निकाल नहीं सकते, और उनकी ड्यूटी है कि ये बच्चे को ले। तो आप उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे प्लीज। हाँ गोपिका, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ दैट हमारे लॉज और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पर्सन्स विद डिसेबिलिटी या चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज के लिए बहुत सारे कानून और बहुत सारे सपोर्ट की बात की है, चर्चा हमारे लॉ के पेपर्स में और हमारे कानूनी पॉलिसी के अनुसार बहुत चीजों में बोला गया है कि ये सपोर्ट होना चाहिए, वो सपोर्ट होना चाहिए। पर मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जो सपोर्ट सरकार ने या गवर्नमेंट ने बनाई है या उसे आइडेंटिफाई किया है, उसके बारे में अक्सर किसी को जानकारी इतनी नहीं होती है। Forget about parents who have children with developmental disability. I don't remember कि अगर हम और आप इस फील्ड से जुड़े नहीं होते तो क्या हमें इसके बारे में पता था। हमें कैसे पता चला, क्योंकि आप अपने खुद के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से जान पाए, एज अ प्रोफेशनल आप समझ पाए, मैं एज अ प्रोफेशनल समझ पाई, लेकिन इन जनरली इसके बारे में बात नहीं होती। तो हमारे सोसाइटी में एक इमेज फॉर्म होती है कि चाइल्ड बच्चे को डिसेबिलिटी है, इसके बारे में कोई आसानी से बात नहीं करता, इट्स अ स्टिग्मा स्टिल, राइट। ये इसके बारे में बात नहीं किया जाता, प्रेजुडाइज होता है, स्टिग्मा होता है। और स्कूल्स में हमेशा एक क्या बोलते क्राइटेरिया होता है कि जो बच्चे एक्सेल कर सकते हैं या ज्यादा मार्क्स लाते हैं उस पे फोकस करते हैं। और अगर किसी भी बच्चे को, नॉट अबाउट डिसेबिलिटी बट ऑल्सो इफ एनी चाइल्ड हु नीड्स सम सपोर्ट एंड सम मॉडिफिकेशन, उसमें भी वो मॉडिफिकेशन को बदलाव लाने के लिए स्कूल में, समाज में, उसमें बहुत बहुत लंबी चर्चा और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है हमारे बच्चों और हमारे पेरेंट्स को, क्योंकि इसके बारे में सही अवेयरनेस नहीं है। हमारे जो स्टेक होल्डर्स है उन्होंने लॉज बनाए हैं पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं हो पाता बिकॉज देयर इज अ गैप, एंड आई डोंट थिंक डेफिनेटली पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज या केयर गिवर्स अगर हम बोलते हैं, अवेयरनेस उनके लिए, देयर इज अ लैक ऑफ अवेयरनेस ऑन राइट्स एंड बेनिफिट्स एंड कंसेशंस जो उनको मिलने चाहिए। लेकिन इन जनरली सोसाइटी में इस बारे में अवेयरनेस वैसे ही कम है, इसके बारे में बात नहीं होती। स्कूल्स में राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में एक अलग ही डेफिनेशन है, राइट टू एक्सेस टू एनी सपोर्ट उसका एक अलग ही डेफिनेशन है। तो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी के बारे में आम जनता को या आम सोसाइटी को भी नहीं पता है, सिर्फ यही पता है कि अच्छा अगर बच्चे को डिसेबिलिटी डायग्नोसिस हो गई है तो देन एक कंसर्न आता है उनके लिए कि क्या होगा आगे, सब कैसे होगा, सब मुश्किल हो जाएगा। और आई थिंक मुश्किल की बात तब आती है क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा सिस्टम इतना आसान नहीं है। लॉज वगैरह है, लेकिन क्या हमारे स्कूल्स को, कॉलेजेस को, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस लॉज के बारे में किस हद तक जानकारी है, इसके बारे में अभी भी एक गैप है। And I think I always see all the caregivers that they play such an important role. Caregivers जो भी हमें सुन रहे हैं या हमें सुनेंगे, ये एक बहुत important role play करते हैं कि आपके awareness घर से शुरुआत होती है।
सो आपको और एज अ फादर मदर आप वो अवेयरनेस अपने ही घर से, अपने ही परिवार में से शुरू कर सकते हैं, राइट। और मैंने अक्सर बहुत से पेरेंट्स को सुना ये बोलते हुए कि अब हम कहीं बाहर नहीं जाते घूमने, या फिर हम अभी फैमिली फंक्शंस में नहीं जाते, और जाते हैं तो हम अपने बच्चे को छोड़ के जाते हैं क्योंकि कोई परिवार वाले उसे समझते नहीं है, और हमें बोलते हैं कि मत आओ, या फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाता है तो हम बाहर ही नहीं जाते। पर क्यों? मेरा सवाल ये है कि क्यों? अगर हम अवेयरनेस अपने ही घर के लोगों के साथ शुरू नहीं करेंगे तो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि बाहर के लोगों को भी इसके बारे में बताया जाए, या फिर वो उन्हें इस मुद्दे पे सही जानकारी मिल सके। सो आई थिंक ये गैप इसलिए हो जाता है कि लॉज तो है, पे इम्प्लीमेंट करने के लिए सिर्फ पेरेंट्स जिनके बच्चे को डिसेबिलिटी है उनकी जिम्मेदारी नहीं है। ये एक पूरा टीम वर्क है जहाँ पे स्कूल आता है, जहाँ पे सोसाइटी आती है, आपके घर के लोग आते हैं, and there's so many other people who really play an important role to actually implement something which has not been implemented till now. And I think that is an important message कि rights के बारे में awareness सिर्फ माता पिता जिनके बच्चों को है डिसेबिलिटी उन्हें ही नहीं पता होनी चाहिए, इनफैक्ट ये हर किसी को पता होना चाहिए। और ये कैसे होगा? तो आई कैन सी कि स्कूल से कई बार बातें शुरुआत हो सकती है। इंक्लूजन के बारे में बहुत सी बातें होती है, अपने आस पड़ोस में हम कैसे इंक्लूजन या सपोर्ट या अपॉर्चुनिटी देते हैं बच्चों को, वो भी काफी जरूरी होता है। सो आई थिंक ये हर लेवल पे ये अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड देन यू कैन सी अ चेंज, एंड यू कैन सी एक्चुअली कि जो लॉज लिखे गए थे उसको अवेल करने के लिए डिफिकल्टी आ सकती है, बट इट विल नॉट बी इम्पॉसिबल इन नियर फ्यूचर। तो अदिति, आपने लॉ के बारे में काफी चर्चा की है, राइट? यू टॉक्ड अबाउट द लॉ की लॉज को अवेल करना है। तो मुझे आपको पूछना है कि जो राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट जो है, आई थिंक 2016 में अमेंड किया गया, राइट? और उसमें आई थिंक काफी बदलाव आया, एंड आई थिंक फ्रॉम व्हाट आई हैव रेड और जो आपने बताया है कि वो काफी इंक्लूसिव हो गया है। तो लॉ एज अ लॉ ऑन पेपर अच्छा लॉ है, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बता सकते हैं? जस्ट give us an overview of the RPWD Act. Sure. So basically RPWD Act इसे Rights of Persons with Disability Act 2016 के नाम से भी जाना जाता है। यूँ तो Rights of Persons with Disability Act की एक्ट में काफी बदलाव लाया गया है बेस्ड ऑन आर यूएन कन्वेंशन, जो राइट्स है यूएनसीआरपीडी का जो लॉज और राइट्स था उसके ही अलाइनमेंट में आरपीडब्ल्यूडी एक्ट को रिवैम्प किया गया है। रिवैम्प किया गया है हमारे पुराने एक्ट से, जिसको हम बोलते थे पीडब्ल्यूडी एक्ट, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995। अब गोपिका आप देख रहे हो कि इतना बड़ा डिफरेंस, इतना बड़ा गैप है इस साल में, 95 कहाँ पे और 2016 कहाँ पे। और मैं बोलना चाहूंगी, मैं रियली थैंक करना चाहूंगी कि हमारे पेरेंट्स फोरम जो है, इन लोगों के पेरेंट्स फोरम के आवाज से, एडवोकेट करने से इस एक्ट में बदलाव लाया गया है। बिकॉज 95 जो एक्ट है, मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगी, it talked about concessions and support, but it didn't give that respect and that opportunity, space for opportunity and diversity in the old act. So ये बदलाव जब आया 2016 में, तो वैसे ही राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी में कई नई प्रकार की डिसेबिलिटीज को ऐड किया गया। आई वुडंट से कि वो नई प्रकार की थी, वो डिसेबिलिटीज पहले भी थी, लेकिन 95 एक्ट ने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया था, उसको सपोर्ट। Yeah. Correct me if I'm wrong. I think last act में कुछ 7 disabilities थी और वो बहुत broad categories थी, यानी autism जैसी disability थी नहीं उसमें, if I'm correct. बिल्कुल नहीं। और अभी 21 disabilities include किया गया है total नए act में। Correct? Yes. एब्सोल्युटली गोपिका, आप बिल्कुल सही हो कि पहले के एक्ट में से 7 डिसेबिलिटी थी, और 7 भी पता है किस बेस पे थी, बिकॉज दोज डिसेबिलिटी वो विजिबल थी, जैसे कि हियरिंग इम्पेयरमेंट, फिजिकल डिसेबिलिटी, वो किसी को भी नजर में आती थी, पर ऑटिज्म या लर्निंग डिसेबिलिटी वाज नॉट इजीली विजिबल। सो उन डिसेबिलिटीज को रिकॉग्नाइज किया ही नहीं गया था, और अब जाके ऑटिज्म, लर्निंग डिसेबिलिटी, अदर डिसेबिलिटीज लाइक स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर्स आर आल्सो, वो भी अब इस नए एक्ट का हिस्सा हो गए हैं,
क्योंकि जैसे मैंने कहा कि पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें, क्योंकि उन्होंने एडवोकेट किया हम अपने बच्चों के लिए। उन्होंने बताया कि हमारे बच्चों की डिसेबिलिटी भले ही इनविजिबल हो, बट दे हैव कंसर्न्स एंड दे आल्सो हैव टू दे आल्सो हैव राइट। उनके भी अधिकार है कि वो भी सपोर्ट ले सके अलग अलग क्षेत्र में। और इस वजह से इतने साल के पहल के बाद राज्यसभा ने इस एक्ट को रिवैम्प किया, 95 वाले एक्ट को, और इसे अभी राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 का नाम दिया गया है। और इसमें ओपिका में एक और चीज ऐड करना चाहूंगी, 3 इंपॉर्टेंट की फीचर्स को हाईलाइट किया गया है। पहला, इंक्लूजन, समावेश जिसको हम बोलते हैं। इंक्लूजन सिर्फ स्कूल में नहीं, इंक्लूजन हर जगह पे, नौकरी में, आपके घर में, आप बाहर जाते हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेते हो, आप सिनेमा हॉल जा सकते हो, आप मॉल यूज कर सकते हो, हर तरीके का इंक्लूजन। सेकेंड इज रिस्पेक्ट एंड केयर। कई बार ऐसे होता था कि डिसेबिलिटीज के बारे में लेबलिंग बहुत ज्यादा होती थी, लाइक यू नो कि उनको रिस्पेक्ट के शब्दों से उनको नहीं, उनका नाम नहीं लिया जाता था और लेबल किया जाता था। तो रिस्पेक्ट और केयर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस एक्ट में, जहाँ पे हम पर्सन का उसको उसके नाम से पहले जानते हैं एंड देन विजिबिलिटी आता है। तो वैसे उसको एड्रेस किया है, केयर के बारे में चर्चा की गई है, डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट दिया है। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट कि अगर किसी भी पेरेंट्स को कोई भी ग्रीवियंस या कोई भी मुश्किलें है या बैरियर्स है ये एक्सेस, ये राइट्स को एक्सेस करने के लिए या बेनिफिट्स को एक्सेस करने के लिए, that parent can easily approach to this act and people who are at the policy and stakeholders जो उनको सपोर्ट कर सकते हैं। ऑल्सो बहुत हद तक पेरेंट्स को जो रिसोर्सेज अक्सर नहीं मिलती, देयर इज लिमिटेड रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ किस प्रकार का स्कूल, ये एडमिशन नहीं मिल रहा, ये सपोर्ट नहीं मिल रहा, सो दोस रिसोर्सेज आर ऑल्सो हाईलाइटेड इन दिस एक्ट करंट। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो मैं बोलूंगी इस एक्ट ने काफी अच्छे से स्ट्रक्चर किया है। और या तो अदिति, मैं पूछना चाहती हूँ कि अभी ये एक्ट जैसे कि आपने कहा काफी इंक्लूसिव है और ये 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है उसमें इंक्लूडेड है। क्या पेरेंट्स एक्चुअली इस एक्ट को यूज कर रहे हैं और कैसे यूज कर सकते हैं? तो जो पेरेंट्स ये चैट को सुन रहे हैं उनके लिए ये कैसे इस एक्ट में जो भी प्रोविजन दिए गए हैं, जो भी उनके बच्चों के लिए जो कंसेशन, उनके बच्चों के लिए जो अपॉर्चुनिटीज, इंक्लूजन दिए गए हैं, वो कैसे अवेल कर सकते हैं और क्या ये एक्चुअली प्रैक्टिस में हो रहा है? आपने क्या देखा है जो अपनी प्रैक्टिस में, जो आपने अभी कितने सालों से आप पेरेंट्स के साथ काम कर रहे हैं, तो आपने क्या देखा है? आई थिंक प्रैक्टिस, अगर मैं ये बोलूं कि वेदर दिस ये एक्ट इम्प्लीमेंट वाकई होता है कि नहीं होता है पेरेंट्स के रोजमर्रा की जिंदगी में, डेली जो उनके काम होते हैं, कैसे यूज कर पाते हैं इसे और एक्सेस कैसे कर पाते हैं। पहली चीज जैसे मैंने कहा आपको कि अवेयरनेस अभी भी इस एक्ट के बारे में इतनी नहीं है। इसमें बदलाव आए हैं, 21 डिसेबिलिटीज को शामिल किया गया है, इसके बारे में भी अवेयरनेस सब पेरेंट्स को नहीं है, सब स्कूल अथॉरिटीज को नहीं है, इवन समटाइम्स हॉस्पिटल्स या गवर्नमेंट ट्रैवल सपोर्ट देने के लिए भी उनको ये इसके बारे में नहीं पता है। सो मैंने डेफिनेटली ये गैप देखा है कि अवेयरनेस तो बहुत कम है, और इस वजह से मैं और मेरी टीम जो है वो एक वर्कशॉप करती है जो इस राइट्स और इस एक्ट के बारे में सही जानकारी देते हैं, हाउ वन कैन अवेल, और कैसे कोई इसका इस्तेमाल कर सकता है इस एक्ट का। एक्सेस मिलना जो है वो सभी पेरेंट्स का हक है पहली बात तो, और कोई भी इसे एक्सेस कर सकता है। इट इज नॉट सो डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आप भी जानते हो, इसके बारे में हम अक्सर बात करते हैं, वो है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। तो कोई भी ये सारे प्रोविजंस इस एक्ट के अंदर, जितने भी प्रोविजंस या बेनिफिट्स एंड कंसेशंस है, उसको अवेल करने के लिए पहली बात तो आपको ये ऑफिशियल रिकॉर्ड जैसा एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाना है। एंड ऑफन गोपिका क्या होता है ना, पेरेंट्स बोलते हैं हमें कि ये सर्टिफिकेट बनाने से बच्चे को लेबल तो नहीं लग जाएगा, क्या ये बनाना जरूरी है, इसके बिना क्या हम ये राइट्स और कंसेशंस अवेल नहीं कर सकते। एंड वी ऑलवेज टेल देम कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है इट इज नॉट अ प्रूफ टू लेबल एनी चाइल्ड, और ये कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि बच्चे की स्किल्स या कैपेसिटी को हम इग्नोर कर रहे हैं। ये एक ऑफिशियल रिकॉर्ड है जिसके माध्यम से ही आप ये सारे जो कंसेशंस और बेनिफिट्स है अंडर द RPWD एक्ट आप तभी अवेल कर पाओगे। सो इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट।
तो पहली चीज मैं पेरेंट्स को बोलना चाहूंगी कि अभी 2016 के नए एक्ट के बदलाव के साथ साथ सभी पेरेंट्स को एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाना जरूरी है। अलॉन्ग विद इट हाल ही में रिसेंटली बहुत चर्चित रहा है, आपने भी सुना होगा यूडीआईडी कार्ड के बारे में। सो विच इज कॉल्ड यूनिक आईडी डिसेबिलिटी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन कार्ड। ये एक तरीके का पैन कार्ड या आधार कार्ड जैसे हम हमारे पास होता है अपना प्रूफ दिखाने के लिए आइडेंटिटी का, वैसे यूडीआईडी कार्ड भी बनाना अब 1 जून से मैंडेटरी किया गया है, जो कि ऑनलाइन है। इस कार्ड का फ्यूचर में ये फायदा होगा कि कमिंग 2-3 लाइन डाउन द लाइन इस कार्ड के जरिए आप आसानी से प्रोविजंस और कंसेशंस अवेल कर सकते हो। आपको हमेशा वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो यू कैन अवेल कंसेशन एट एग्जाम कंसेशन में ले सकते हो, ट्रैवल कंसेशन में ले सकते हो। केयर गिवर्स जिनका इनकम टैक्स वो फाइल करते हैं उनको उसमें डिडक्शन मिलता है। फ्यूचर में जाके एम्प्लॉयमेंट राइट्स भी मिलते हैं और बेसिस अदिति, ऑन दिस कार्ड। आप बता सकते हैं कि ये कार्ड कहाँ पे बनाया जा सकता है? ये कार्ड जो है ना गोपिका, ये अब ऑनलाइन बन जाता है, बड़ी आसानी से बन जाता है। गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट पोर्टल इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है swavlamban.www.swavlamban.gov.in। हम मे बी इसे बाद में ऐड भी कर सकते हैं लिंक में। यस, सो इट्स, मैं अगेन रिपीट करूंगी, www.swavlamban.gov.in। तो ये पोर्टल है जहाँ पे आप अगर इसको एक्सेस करते हो, गूगल पे जाके आप इसको टाइप करोगे तो आपको एक पेज खुलता है। वहां पे अगर आपको फर्स्ट टाइम यूडीआईडी कार्ड के लिए अप्लाई करना है, वहां पे एक ऑप्शन आता है रजिस्टर। सो वहां पे आप क्लिक करोगे एंड देन यू गेट, आपको बेसिक इंफॉर्मेशन आपके बच्चे के बारे में पूछी जाती है। वो सब फॉर्म में डिटेल्स आपको भरने हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड बच्चे का अपने पास रेडी रखिए, उसका पासपोर्ट साइज फोटो अपने साथ रेडी रखिए, और अगर बच्चा साइन कर सकता है देन उसका सिग्नेचर रेडी रखिए। नहीं कर सकता है तो एक सफेद पीस ऑफ पेपर में बच्चे का लेफ्ट और राइट हैंड का थंब इम्प्रेशन ले लीजिए। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो अभी पेरेंट्स को अपने सर्टिफिकेशन अवेल करने के लिए एक्यूमुलेट करना जरूरी बनता है। तो ये एक बार इंफॉर्मेशन आपने फिल कर दिया, इट्स अ 4 पेज इंफॉर्मेशन अबाउट द चाइल्ड एंड वो क्या करते हैं, क्या डिसेबिलिटी है, उसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन है। कि जब फॉर्म फिलअप हो जाता है लास्ट में आपको एक सबमिट बटन वहां पे दिखता है जो क्लिक करना होता है। एंड देन एज यू क्लिक आपको एक रिसीट मिलती है, ऑनलाइन ही रिसीट मिलती है, जिसमें आपके घर के नजदीकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के नाम दिए जाते हैं। एंड फॉर एग्जांपल अगर मैं मुंबई से हूँ और मैंने ये फॉर्म भरा तो मुझे बाइकला में जेजे हॉस्पिटल का नाम आ सकता है, मुझे और दूसरे जैसे नायर हॉस्पिटल का नाम आ सकता है। तो मुझे चूज करना है कि मेरे घर से तो बाइकला नजदीक पड़ेगा, सो आई विल गो टू जेजे हॉस्पिटल। सो इस रिसीप्ट में आपको हॉस्पिटल्स के नाम आ जाते हैं एंड देन यू कैन गो और आप अपने बच्चे का हॉस्पिटल में असेसमेंट करेंगे टू अवेल अ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एंड यूडीआईडी कार्ड। ये यूडीआईडी कार्ड और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अब 1 जून से इसे ऑनलाइन ही आप ट्रैक कर सकते हैं। ये ऑनलाइन आसानी से आ जाएगा, आपको ये हार्ड कॉपी में अब नहीं मिलेगा, ये ऑनलाइन में ही मिलेगा। तो ये तो मैं ब्रीफली पेरेंट्स को बता रही हूँ बेसिक स्टेप्स, लेकिन अगर किसी को कोई सपोर्ट चाहिए तो हम डेफिनेटली उनको हेल्प कर सकते हैं कि कैसे बनाना। ओके, ठीक है। तो जो भी पेरेंट्स सुन रहे हैं उनको आपको उम्मीद चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर में कांटेक्ट करना है और आप उनकी मदद कर सकते हैं इसको बनाने में। ठीक है, दिस इज वेरी हेल्पफुल अदिति। तो बिफोर वी गो, मुझे आपने इतने सारे परिवारों के साथ काम किया है और आपने कई बार, यानी आपने पेरेंट्स को, मैं जब आपकी कहानियां सुनती थी तब मुझे इतना इंस्पिरेशन मिलता था कि वाओ, ये पेरेंट्स के पास, यानी वो बहुत ही, जब बच्चे का डायग्नोसिस हुआ या पहले वो बच्चे को देखकर कुछ नहीं कर पाते थे, इतने परेशान थे, इतने स्ट्रेस्ड आउट थे, और फिर धीरे धीरे जब उन्हें अपनी अधिकार का पता चला, जब उन्हें उनके हक का पता चला, तब वो इतने एम्पावर हो गए, उन्हें इतनी ताकत मिल गई, इतनी स्ट्रेंथ मिल गई कि वो जो भी चैलेंजेस थे उसे सरमाउंट कर पाए। तो आप एक कहानी शेयर कर सकते हैं कि आपने इतने 9 साल में एक फैमिली की कहानी शेयर कर सकते हैं जिन्हें
जिस बच्चे को डिसेबिलिटी थी, ऑटिज्म था, और उन्होंने कैसे वो एम्पावर कैसे हुए, उन्हें ऐसे सक्सेस कैसे एक्सपीरियंस हुआ? गोपिका, इट्स सो डिफिकल्ट बिकॉज बहुत सारे फैमिलीज है जिनके साथ हम काम करते हैं और हमने इंटरैक्ट किया है, हमने सपोर्ट किया है, पर ये मुश्किल होगा कि किसी एक की कहानी बताना, क्योंकि हमारे लिए सभी यूनिक और सभी बहुत खास है और सबके स्टोरीज अपने आप में बहुत खास है। डेफिनेटली मैं एक कहानी के बारे में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं ये बोलना चाहूंगी कि एवरी टाइम हम सक्सेस किसको बोलते हैं वो डिपेंड करता है अगेन हमारे खुद के डेफिनेशन पे। और मुझे लगता है कि जितने फैमिलीज के साथ, जितने पेरेंट्स के साथ हमने काम किया है, उन्होंने इस पूरे एंटायर राइट्स पीस को या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कैसे बनाना है, फाइनली उसको उसका कैसे लाभ या फायदा किस तरीके से उन्होंने उसका लाभ लिया है, यूटिलाइज किया है, वो अपने आप में ही सभी कहानियां बहुत यूनिक और बहुत खास है। और वो सभी मेरे लिए सक्सेस है बिकॉज जिस तरीके से हर एक पेरेंट ने नेविगेट किया है चैलेंजेस को, वो एक अपने आप में ही इंस्पिरेशन स्टोरी हो सकती है। और आई फील मुझे लगता है ये कॉन्वर्सेशन अभी भी इनकम्प्लीट रहेगा बिकॉज वो पेरेंट खुद नहीं है अपनी स्टोरी बताने के लिए। पर मैं जरूर बताना चाहूंगी एक पेरेंट के बारे में जिनको और सॉरी मैं नाम नहीं ले रही हूँ उनका, लेकिन उन्होंने अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए कंसेंट दिया है। तो ये है कि स्कूल्स के बारे में अक्सर पेरेंट्स को बहुत चिंता होती है। जब भी मैं राइट्स के बारे में बात करती हूँ या बेनिफिट्स के बारे में बात करती हूँ, पहली चीज कोई भी एक पेरेंट पूछता है कि स्कूल में एडमिशन आसानी से मिल जाएगा ना, और एडमिशन मिलने के बाद सपोर्ट टीचर समझेगी ना, उसे उसे मदद करेगी, उसे जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो देगी ना। और ये सभी पेरेंट्स के लिए बहुत कॉमन क्वेश्चन रहता है क्योंकि शिक्षा सबके लिए इम्पोर्टेंट होती है। लेकिन राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में अक्सर हम पेरेंट्स से बात करते हैं, और ये कहानी एक पेरेंट की जिसने पहली बार हमें आके ये बोला कि पूछा हमें, और ये एक मम्मी है जिन्होंने हमें पूछा, एक मदर है जिनके बच्चे को ऑटिज्म है। उन्होंने ये पूछा कि यूं तो मुझे हमेशा ऐसे लगा कि मेरे बच्चे को सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है और जितना मैं उसको सपोर्ट कर सकती हूँ मैं करती हूँ, और जितना एक्सेप्टेंस मुझे करना है मैंने किया है। लेकिन उनके साथ स्कूल में कुछ ऐसा हुआ जिस वजह से उनको ये एहसास हुआ कि वो तब समझ पाए कि मेरे बच्चे के भी कोई हक है, और वो हक क्या है, क्योंकि उन्होंने वो डिस्क्रिमिनेशन होते हुए देखा और उन्होंने तभी हमें अप्रोच किया ये जानने के लिए कि मेरे बच्चे के लिए क्या स्कूल में क्या हक उसे मिलने चाहिए, उसके लिए क्या क्या सुविधाएं स्कूल वाले उसे दे सकते हैं, और अगर उसे वो रिस्पेक्ट और केयर स्कूल में ना मिले तो उसके लिए एज अ मदर मैं क्या कर सकती हूँ। तो उन्होंने ये आके बहुत ही क्लियरली पूछा कि बस मुझे ये 3-4 चीज बताइए कि मेरे बच्चे का कोई हक है कि भी नहीं स्कूल जाने का। और स्कूल में जैसे बाकी बच्चों को स्पोर्ट्स में लिया जाता है, डांस में लिया जाता है, मेरे बच्चे को वो हक नहीं मिल पा रहा है, वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। तो क्या वो भी राइट्स में आता है कि मेरा बच्चा डांस में पार्ट ले सकता है, मेरा बच्चा स्पोर्ट्स में पार्ट ले सकता है? एंड दिस मदर वाज वेरी क्लियर कि मैं नहीं चाहती कि वो ट्रॉफी लेके आए, लेकिन मैं बस इतना चाहती हूँ कि उसको बाकी बच्चों के साथ मौका मिले कि वो भी रेस में शामिल हो सके, वो भी डांस में शामिल हो सके। तो ऐसा कुछ हक है जो मैं स्कूल में जाके अपने टीचर को बता सकती। एंड देन इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। और फिर हमने वो मम्मी को बताया कि डेफिनेटली हक है, बिल्कुल हक है। अगर आपको एज अ मदर लगता है, एज अ पेरेंट आप सबको लगता है कि आपका बच्चा इसमें बहुत अच्छा कर सकता है, आप अपने क्लास टीचर से जाके बात करें, डिस्कस करें। और हमने उसी दिन से जाके उस स्कूल के टीचर को, हमने काउंसलर को अप्रोच किया। एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू मेंशन कि कई बार इन स्कूल्स में ऐसे सपोर्ट मिल जाते हैं, काउंसलर्स होते हैं या कोई रिसोर्स टीचर या स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं जो आपको हेल्प करती है आपके राइट्स को एक्सेस करने के लिए। तो विद दिस इंफॉर्मेशन ये मम्मी ने स्कूल को अप्रोच किया, स्कूल से बात किया, मीटिंग खुद ऑर्गेनाइज किया कि मुझे इस बारे में बात करनी है। स्कूल ने स्कूल काउंसलर को एंगेज किया, एक टीम मीटिंग हम सब ने किया, स्कूल को राइट्स के बारे में बताया। ऐसा नहीं कि स्कूल को नहीं पता था, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि स्कूल को एग्जैक्टली कैसे उसको यूटिलाइज करना है उसके बारे में स्कूल ने भी बताया कि हमें भी गैप मिलता है। एंड दैट्स हाउ दिस मदर स्टार्टेड स्पीकिंग
She came out of her comfort zone, and now that child has passed his third grade, और इतने अच्छे नंबरों से उसने ग्रेड पास किया है, और अभी स्कूल टीचर और काउंसलर मिलकर उसे हर तरह की अपॉर्चुनिटी देती है, सिर्फ शिक्षा को लेकर नहीं, एकेडमिक को लेकर नहीं, इन जनरली फॉर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, और हर चीज में उसे मौका मिलता है कि वो पार्टिसिपेट कर सके. सो दिस वाज वन ऑफ द सक्सेस. मुझे ऐसे लगा कि ये बताना जरूरी होगा सभी पेरेंट्स को. और मुझे पता है कि ऐसी बहुत सारी स्टोरीज सुनी है मैंने आपसे, और इतना अच्छा लगता है ये स्टोरीज सुन के, क्योंकि जब पेरेंट्स, स्कूल, सोशल वर्कर, काउंसलर सब कोलैबोरेट करते हैं, तो और जब माता पिता को अपने बच्चे में विश्वास हो कि यस मेरे बच्चे को पार्टिसिपेट करना के बिल्कुल अधिकार है. और एब्सोल्युटली राइट जो आपने कहा कि ट्रॉफी लाने की जरूरत नहीं है, ट्रॉफी मिल गई तो ठीक है, पर जस्ट पार्टिसिपेशन इज सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो जो पार्टिसिपेशन है वो अधिकार हर बच्चे का होना चाहिए. और हर बच्चे का, जो टिपिकली डेवलपिंग बच्चे हैं उनका भी है. ऐसे नहीं है कि टिपिकली डेवलपिंग बच्चे ट्रॉफी लाते हैं, पर ये जो बेसिक अधिकार है पार्टिसिपेट करना स्कूल लाइफ में, कई बार ये अधिकार हमारे बच्चों से लिया जाता है. एंड आई थिंक इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि हर माता पिता को, हर केयर गिवर को, हर टीचर को, एजुकेशनिस्ट को ये पता हो कि हर बच्चे को पार्टिसिपेशन का राइट है. सो थैंक यू वेरी मच अदिति. आपने बहुत सारी जानकारी दी, एंड आई होप कि जो भी पेरेंट्स ये सुन रहे हैं, जो भी केयर गिवर्स, टीचर्स, एजुकेशनिस्ट, थेरेपिस्ट सुन रहे हैं, वो आपकी जो जानकारी आपने दी है वो ले और इसे यूज करें, ताकि उनके बच्चों को उनके जो अधिकार हैं वो अधिकार मिल जाए. तो थैंक यू अगेन वेरी वेरी मच फॉर बीइंग ऑन दिस चैनल. थैंक यू सो मच गोपिका. मुझे आपको थैंक यू बोलना है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब एंड वंडरफुल वर्क, एंड ये ग्रेट इनिशिएटिव है कि आप किस तरीके से इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बाकी सारे पेरेंट्स तक पहुंच पा रहे हैं. आई ऑल्सो फील दैट ऑनलाइन आने से एक एडवांटेज हुआ है कि सभी पेरेंट्स आसानी से ऑनलाइन हमें और ऐसे इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाते हैं. एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, और continue the good work, and yes. Thank you Aditi, thank you.